आज हम बिहार के मथुरापुर गांव की एक ऐसी कहानी के परतों को खोल रहे हैं जो सिर्फ रोंगटे खड़े नहीं करती बल्कि हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर डर पैदा कैसे होता है और कैसे एक त्रासदी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनाई जाने वाली किंवदंती बन जाती है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो इस कहानी के अलग अलग ब्यौरों को समेटते हैं, जिसका नाम है छोटी कटुआ चुड़ैल। और ये एक बेहतरीन केस स्टडी है ये समझने के लिए कि लोक कथाएं बनती कैसे हैं। हाँ, ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। नहीं ये कहानी है एक समाज के अपराध बोध की, सामूहिक अन्याय की और कैसे एक व्यक्ति का दर्द एक पूरे समुदाय के लिए श्राप बन जाता है। सही बात है। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं बल्कि ये समझना है कि इस लोक कथा के पीछे कौन सी सामाजिक सच्चाई, कौन सा सामूहिक डर छिपा है। बिल्कुल। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हमारे स्रोत कहानी के हर मोड़ पर डर के एक नए रूप को सामने लाते हैं जो इसे सिर्फ डरावना नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत जटिल बना देता है। तो चलिए सबसे पहले कहानी के केंद्र बिंदु से शुरू करते हैं जो इसके नाम में ही छुपा है, छोटी कटुआ। स्रोत बताते हैं कि बिहार के कई गांवों में आज भी ये मान्यता है कि रात में अगर किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दे तो लोग सतर्क हो जाते हैं। और उसका तरीका, वो लोगों के बाल काटती है। हाँ, बाल काटती है। ये अपने आप में एक अजीब और बहुत खास तरह का हमला है। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, बाल ही क्यों? हाँ, हत्या या कोई और शारीरिक हिंसा क्यों नहीं, सिर्फ बाल? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब भारतीय संस्कृति की गहरी परतों में छिपा है। खासकर महिलाओं के लिए बाल सिर्फ सुंदरता का प्रतीक नहीं है। सही। वो पहचान, सम्मान और एक तरह से सामाजिक शक्ति का भी प्रतीक है। सोचिए, पुराने जमाने में सजा के तौर पर बाल काट दिए जाते थे। हाँ, जो एक तरह का सामाजिक अपमान था। बिल्कुल। तो जब ये आत्मा बालों पर हमला करती है तो वो सिर्फ शारीरिक चोट नहीं पहुंचा रही, वो पीड़ित की पहचान, उसके वजूद पर हमला कर रही है। ये एक मनोवैज्ञानिक हमला है। हाँ, और कहानी इसी मनोवैज्ञानिक डर की नींव पर खड़ी है। स्रोत हमें साल 1998 के मथुरापुर गांव में ले जाते हैं। माहौल तनाव भरा है। एक घटना का जिक्र है कि रात में रेखा नाम की एक महिला की चोटी कटी मिली। ये मौत नहीं है, लेकिन इसने पूरे गांव में एक अनकही दहशत फैला दी। अच्छा। गांव के एक बुजुर्ग चेतावनी देते हैं कि अमावस्या नजदीक है और वो लौटेगी। ये डर धीरे धीरे फैलता है, पहले अफवाह फिर यकीन। ये बिल्कुल क्लासिक पैटर्न है कि कैसे सामूहिक उन्माद या मास हिस्टीरिया फैलता है। सही। ये एक अदृश्य दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। आप दरवाजे बंद कर सकते हैं, लेकिन उस डर से कैसे बचेंगे जो आपके सोते समय आप पर हमला कर सकता है। और बालों का कटना इस डर को बहुत व्यक्तिगत बना देता है ना? हाँ बिल्कुल। ये आपके सबसे सुरक्षित समझे जाने वाली जगह, आपके अपने घर में, आपके अपने शरीर पर एक अतिक्रमण है। और यहीं पे कहानी में एक ऐसा किरदार आता है जो इस डर को चुनौती देता है। रूपा। हाँ, रूपा, गांव की एक लड़की जिसे इन सब बातों पे यकीन नहीं था, जो स्केप्टिक है। हाँ, हंसमुख और तार्किक सोच वाली लड़की बताया गया है उसे। उसने मजाक में शायद अपनी बहादुरी साबित करने के लिए सबको चुनौती दी। अच्छा। कि अगर चुड़ैल सच में है तो वो उसी रात गांव के बदनाम बरगद के पेड़ के पास जाएगी। और ऐसी कहानियों में अविश्वासी किरदार का एक बहुत अहम काम होता है। क्या? वो किरदार कहानी सुनने वालों के मन के संदेह को आवाज देता है, और फिर जब उस किरदार का सामना सच्चाई से होता है तो वो उसके किंवदंती को और भी ज्यादा पुख्ता कर देता है। सही बात है। ये एक तरह से कहानी कहने का तरीका है कि देखो, जिसने तर्क की बात की उसका क्या हश्र हुआ। और बिल्कुल वही हुआ। स्रोत बताते हैं कि रूपा रात 11 बजे लालटेन लेकर उस पेड़ के नीचे पहुंची। माहौल का जिक्र बहुत विस्तार से है। हवा में जलते बालों की हल्की सी गंध, एक अनजानी आवाज जो उसका नाम पुकारती है। और फिर जब वो मुड़ती है तो सामने एक औरत खड़ी थी, फटे कपड़ों में, चेहरे पर आधा जलन का निशान और उसके बाल जमीन पर फैले हुए थे। बाप रे। अगली सुबह रूपा की लाश मिली और सबसे खौफनाक बात ये थी कि उसका सिर पूरी तरह गंजा था। यहाँ देखें मौत का तरीका कितना प्रतीकात्मक है। उसे सिर्फ मारा नहीं गया, उसे उसकी पहचान से वंचित कर दिया गया। उसका गंजा सर पूरे गांव के लिए एक संदेश था, एक चेतावनी। ये उस आत्मा का सिग्नेचर बन गया। रूपा की मौत के बाद कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है।
अब ये अफवाह नहीं, हकीकत है। अब सवाल बदल गया। हाँ, अब सवाल ये नहीं है कि वो है या नहीं, सवाल है वो कौन है। और इसका जवाब कौन देता है? यहाँ गांव के पंडित शिवनाथ बाबा कहानी के सबसे अहम हिस्से का खुलासा करते हैं। वो बताते हैं कि ये आत्मा इसी गांव की एक औरत चंपा की है। चंपा? जो एक नाई की पत्नी थी। और यहीं आकर ये कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं रह जाती। नहीं, ये एक सामाजिक त्रासदी बन जाती है। अब तक वो एक अनजान काली शक्ति थी, लेकिन अब उसे एक पहचान मिलती है, एक अतीत मिलता है और सबसे जरूरी एक मकसद मिलता है। बिल्कुल। पंडित बताते हैं कि गांव वालों ने चंपा पर काला जादू करने का झूठा इल्जाम लगाकर उसे उसी बरगद के पेड़ से बांधा और जिंदा जला दिया था। तो वो चुड़ैल पैदा नहीं हुई थी, उसे गांव वालों के अन्याय ने बनाया था। सही। ये बिंदु कहानी को पूरी तरह बदल देता है। अब डर के साथ एक अपराध बहुत भी जुड़ जाता है। और स्रोतों में उसके आखिरी शब्दों का जिक्र है जो उसने मरते वक्त श्राप के रूप में कहे थे। क्या कहा था उसने? जिसने मेरे बाल जलाए मैं सबके बाल काटूंगी। अब उसका हर कदम बदले की भावना से प्रेरित है। वाह, उसका हथियार वही है जो उससे छीना गया था। हाँ, ये कितना सटीक और काव्यात्मक न्याय है एक तरह से। हाँ, ये कहानी को एक गहरा नैतिक आयाम देता है। अब वो सिर्फ एक शैतान नहीं है, बल्कि अन्याय का शिकार एक पीड़ित है जो अब अत्याचारी बन गई है। सही। सुनने वाले के मन में डर के साथ साथ शायद थोड़ी सहानुभूति भी पैदा होती है, जो कहानी को और ज्यादा जटिल और यादगार बना देती है। और हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि असली राक्षस कौन है, चंपा या वो समाज जिसने उसे बनाया। बिल्कुल। इसी के बाद कहानी में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आता है जो इस आत्मा के बदलते हुए चरित्र को दिखाता है। अमावस्या की रात है, पूरा गांव दहशत में है। राजू नाम का एक लड़का अपने बीमार माँ के लिए दवा लेने घर से निकलता है। अच्छा। यहाँ मुझे जो बात स्रोतों में सबसे दिलचस्प लगी वो है रूपा और राजू के किरदारों के बीच का अंतर। रूपा ने खतरे को चुनौती दी थी, लेकिन राजू तो निर्दोष था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवलोकन है। ये दिखाता है कि किंवदंतियां समय के साथ कैसे विकसित होती हैं और ज्यादा खतरनाक बन जाती हैं। कैसे? जब तक आत्मा सिर्फ अविश्वासियों को निशाना बना रही थी, तब तक गांव वालों के पास एक सुरक्षा कवच था, विश्वास। आप बस यकीन कीजिए और आप सुरक्षित रहेंगे। सही। लेकिन राजू की घटना इस नियम को तोड़ देती है। अब वो आत्मा सिर्फ बदला नहीं ले रही, वो अब एक अंधी बेलगाम शक्ति बन चुकी है जो किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। बिल्कुल। राजू जंगल के रास्ते से जा रहा है जब उसे एक आवाज सुनाई देती है। क्या? राजू, बाल बहुत सुंदर है तुम्हारे, कौन काटता है? उफ। ये सवाल तारीफ जैसा लगता है, लेकिन इसमें एक छिपा हुआ खतरा है। और फिर चंपा उसके सामने आती है और कहती है, मैं चंपा छोटी कटुआ, तेरे बाल चाहिए मुझे। और यहाँ डर का तरीका फिर बदलता है। स्रोत बताते हैं कि राजू भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अपने ही बाल कटकर हवा में गिरने लगते हैं। उसे छुआ भी नहीं गया। हाँ, ये दृश्य दिखाता है कि उसकी शक्ति कितनी निरंकुश और अलौकिक है। इससे भागना नामुमकिन है। ये शारीरिक रूप से भागने की बेबसी नहीं है, ये नियति से ना बच पाने की बेबसी है, जो कहीं ज्यादा डरावनी है। और अगली सुबह उसकी लाश उसी बरगद के पेड़ के नीचे मिलती है। सिर गंजा। हाँ, सिर्फ फिर से गंजा, लेकिन इस बार एक नया संदेश था। उसके माथे पर खून से लिखा था, मैं लौट आई हूँ। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक ऐलान था। हाँ, ये गांव वालों को उनके किए गए अपराध की याद दिलाना था कि जिसे उन्होंने खत्म समझ लिया था, वो अब और भी ज्यादा ताकतवर होकर लौटी है। गांव वालों ने उसे जलाकर सोचा था कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन इस संदेश के साथ वो बता रही है कि कहानी तो अब शुरू हुई है। सही कहा। इस घटना के बाद पंडित शिवनाथ आखिरी कोशिश के तौर पर गांव के बीच में एक पूजा रखते हैं, जो कि लोक कथाओं का एक जाना पहचाना हिस्सा है। बिल्कुल, जहां धर्म या विज्ञान उस अलौकिक शक्ति को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ भी कहानी एक अलग मोड़ लेती है। क्या होता? जैसे ही मंत्र शुरू होते हैं, तेज हवा चलती है, सारे दिए बुझ जाते हैं और चंपा उनके सामने आ जाती है। और यहाँ वो अपना असली मकसद बताती है, जो किसी भी बदले से ज्यादा डरावना है। हाँ, वो कहती है, मुझे शांति चाहिए थी पर तुम लोगों ने मुझे जलाया। अब हर अमावस्या को मैं किसी का बाल लेकर जाऊंगी। और शर्त क्या थी? जब तक मेरे बाल पूरे नहीं हो जाते। ये इस कहानी का सबसे भयावह हिस्सा है। ये एक ऐसा श्राप है जिसका कोई अंत नहीं है। सही कहा। क्योंकि उसके जले हुए बाल कभी वापस नहीं आ सकते। इसका मतलब है कि ये आतंक का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। ये एक अंतहीन सजा है। उसका बदला तब पूरा नहीं होगा
जब वो अपने दोषियों को मार देगी, उसका बदला एक ऐसी शर्त पर टिका है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। यही बात इस कहानी को सामान्य बदला लेने वाली कहानियों से अलग करती है। ये एक दुष्चक्र है, एक परपेचुअल साइकिल ऑफ टेरर। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज के समय में भी। हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये किंवदंती आज भी जिंदा है। मथुरापुर का वो बरगद का पेड़ आज भी वहीं है। और मान्यता कहते हैं अगर कोई औरत उस पेड़ के नीचे बाल खोलकर खड़ी हो तो उसे एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, बहुत सुंदर चोटी है तेरी। और अगले दिन वो गंजी मिलती है। लेकिन जो हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा वो है टेक्नोलॉजी का जिक्र। हाँ, सीसीटीवी वाला हिस्सा। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे पुरानी लोक कथाएं नए जमाने के साथ खुद को ढाल लेती हैं। बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि लोगों ने उस पेड़ के पास सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी कोशिश की। और फुटेज में क्या आया? फुटेज में सिर्फ एक काली परछाई दिखती है जो धीरे धीरे कैमरे की तरफ दिखती है और फिर स्क्रीन काली हो जाती है। वाह, ये एक शानदार मोड़ है। जिस तकनीक को हम सच्चाई जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही तकनीक यहाँ रहस्य को और गहरा कर देती है। ये दिखाता है कि ये किंवदंती कितनी लचीली है ना? बिल्कुल। ये आधुनिकता को खारिज नहीं करती, बल्कि उसे अपनी कहानी का हिस्सा बनाकर खुद को और ज्यादा विश्वसनीय बना लेती है। ये एक तरह से कहती है कि तुम्हारा विज्ञान और तुम्हारी तकनीक भी मेरे सामने बेबस है। तो ये कहानी थी छोटी कटवा चुड़ैल की। हमने देखा कि कैसे एक सामाजिक अन्याय एक अंतहीन श्राप में बदल गया। कैसे एक औरत की त्रासदी को एक ऐसी डरावनी लोक कथा बना दिया गया जो आज भी लोगों के मन में जिंदा है। ये कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं, बल्कि उस डर की है जो एक समुदाय अपने ही कर्मों से पैदा करता है और फिर खुद ही उसका शिकार हो जाता है। बिल्कुल। और अंत में ये एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाती है। ये कहानी एक बदला लेने वाली आत्मा का खौफनाक ब्यौरा तो है ही, पर यह हमें ये भी सोचने पे मजबूर करती है कि असल जिंदगी में न जाने कितनी चंपा जैसी कहानियां होंगी। हाँ, जिनके साथ हुए अन्याय को समाज ने भुला दिया और उनकी त्रासदी को एक डरावनी कथा में बदल दिया। सही। आखिर छोटी कटुआ जैसी किंवदंतियां किसी समाज के कौन से अनकहे डर, कौन से दबे हुए अपराध बोध को आवाज देती हैं? शायद ये कहानियां हमें उन गुनाहों की याद दिलाती हैं जिन्हें हम सब मिलकर भूलना चाहते हैं, पर वो किसी न किसी रूप में हमें डराने लौट ही आते हैं।